हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर रिचर्ड वो एक ऐसा लड़का है जिसको कि अपने खुद के ही ओरिजिन के बारे में नहीं पता। रिचर्ड बचपन से ही अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता है। ऊपर से हर रोज गांव के दूसरे बच्चों से भी पीट के आता है। ऊपर से रिचर्ड की मॉम वो तो गाँव की दूसरी महिलाओं की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। स्वभाव से बहुत ही ज्यादा दयालु और तर एबिलिटी से एक डिवाइन मैजिशियन। तो क्या होगा जब इस नॉर्मल दिखने वाले परिवार के लड़के को उसके ओरिजिन के बारे में पता चलेगा, उसकी माँ की रियल आइडेंटिटी के बारे में भी जानने के लिए मिलेगा। ऊपर से उसे अपने पिता से भी मिलने का मौका मिलेगा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल एक पर्सन है जिनकी रगों में डेमोनिक ब्लड लाइन बहती है और तर पूरी दुनिया की नजरों से छुप छुप के रहता है। कहानी शुरू होते ही हम लोगों को कॉन्टिनेंट ऑफ एसुइन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोगों को बताया जाता है कि ये जो कॉन्टिनेंट ऑफ एसुइन है इसको होली एलायंस एम्पायर की तरह रूल किया जाता है। मून गॉड सेलुसिया के विश्वास को आधार बनाकर एक नया कॉन्टिनेंटल ऑर्डर तैयार की गई और इसके सीमा के अंदर डिवाइन आर्ट्स और मैजिकल फ्लो दोनों ही एक दूसरे में घुल मिलकर बहते हैं। नैरेटर की ये सभी बातें बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोगों को एक कैसल के और का सीन दिखाया जाता है और ये जो कैसल है इसके अंदर इस वक्त हम लोगों को बहुत सारे जादूगरों को देखने के लिए मिलते हैं जो लोग अभी कोई एक स्पिरिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं। सामने की ओर उर्दू ही किताब को देखने के बाद अभी तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि शायद से वे सभी मिलकर इस जादुई किताब को सील करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नैरेटर हम लोगों से दोबारा से बोलने लगता है एम्पायर के बिल्कुल अंदर ही ताकत के केंद्र से काफी दूर एक शांत कोने में भोली बिस्तरी पुरानी राज छुपे हुए है और प्राचीन ब्लड लाइन्स को जागाने की कहानी अभी जिंदा पड़ी है। नैरेटर की ये बोलने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को कहीं दूर किसी एक जंगल के और का सीन दिखाए जाते हैं और इसी जंगल के अंदर इस वक्त हम लोगों को एक सुअर को भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ हर रोज की तरह अपनी राह पे चल रहा होता है। लेकिन उसे क्या पता था आगे की ओर कोई उसके लिए ट्रैप बिछा के रखा है। सुअर अभी जैसे ही ट्रैप के अंदर अपना पैर डालता है वैसे ही ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और इससे सुअर का चेहरा दर्द के मारे फूल जाता है। बेचारा सुअर यहाँ पे बहुत ही जोरदार एक रोआर मारता है। उसकी रोआर की वजह से आसपास की जितनी भी पंछियां थी वे सभी जंगल छोड़ के जाने लगती है। सीन अभी दोबारा से सुअर की ओर आता है जो कि अपने पैरों की दर्द की वजह से अभी भी गुंगराता होता है। इसी समय हम लोगों को जंगलों के अंदर मतलब झाड़ियों के अंदर एक बच्चे को भी देखने के लिए मिलते हैं और ये जो बच्चा है यही हम लोगों का मेन कैरेक्टर है। नाम होता है रिचर्ड। रिचर्ड यहाँ पे ट्रैप के अंदर सुअर को फंसा हुआ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसके साथ ही रस्सियों का गुच्छा लेके सीधा सुअर के सामने हाजिर हो जाता है। सुअर भी यहाँ पे रिचर्ड को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर जाता है। रिचर्ड को यहाँ पे देखने के बाद बेचारे सुअर की आंखों से आंसू आने लगता है लेकिन रिचर्ड यहाँ पे सुअर को मारता या फिर उसे पकड़ पाता। इसी समय कोई दूर से ही सुअर के बॉडी के ऊपर बहुत ही जोरदार एक तीर मार देता है और इससे बेचारा सुअर यहीं पे मारा जाता है। तो इस वक्त हम लोगों को दिखाई जाते हैं कि रिचर्ड की तरह ही सेम एज के और भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आ गए होते हैं और उनमें से ही एक अभी इस तीर को मारा होता है। और जैसा कि यहाँ पे सुअर को आखिरी तीर मार के इन लोगों ने मारा है तो इसी कारण ही फिर सभी यहाँ पे सुअर की मांग करने लगता है। रिचर्ड से बोलने लगते हैं कि ये शिकार हम लोगों का है लेकिन यहाँ पे रिचर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है। वो गुस्से के साथ और चिल्लाते हुए बोलने लगता है पीरू आखिरकार तूने मेरा शिकार किस लिए चुराया। तो बेसिकली यहाँ पे जिस लौंडे ने तीर मार के सुअर को मारा होता है उसका नाम पीरू होता है और उसका चेहरा आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। तो अभी पीरू रिचर्ड की इस बात को सुनने के बाद रिचर्ड से बोलने लगता है कि यहाँ पे जितने भी जन मौजूद है ना उन सभी ने ही देखा है कि मैंने यहाँ पे सुअर के सिर पर तीर मार के सुअर को मारा है। तो आखिरकार तुम यहाँ पे इस बात को कैसे बोल सकते हो कि मैंने तुम्हारे शिकार को चुराया। क्या तुम यहाँ पे इस बात को इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि तुमने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैप लगाया था। कम ऑन ब्रो, हम सभी ने तुमको सुबह को देखे थे जब तुमने यहाँ पे इस ट्रैप को लेके आए थे और यहाँ पे ये बात सभी को ही पता है कि ये जो छोटा सा ट्रैप है ना इसके माध्यम से कभी भी कोई भी सुअर को पकड़ा नहीं जा सकता है। इसके माध्यम से बस छोटे मोटे रैबिटों को पकड़ा जा सकता है। पीरू की ये सभी बातें सुनने के बाद रिचर्ड बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या। अगर तुम्हें पहले से पता है कि मैं यहाँ पे छोटे मोटे रैबिट का शिकार करने के लिए आया हूँ तो फिर तुम मेरे पीछे यहाँ तक कैसे आ गए, क्या सिर्फ एक सुअर को मारने के लिए। रिचर्ड की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे पीरू और साथ साथ पीरू का जो दोस्त है वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पीरू का दोस्त अभी गुस्से के साथ रिचर्ड से पूछने लगता है क्या तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो कि हम तुम्हारा शिकार चुराने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहे थे। इसी समय एक और लड़का पीरू के दोस्त को बोलने लगता है फालतू में ही उसके साथ बातें करके टाइम वेस्ट मत करो। हम सभी ने ही यहाँ पे देखे है कि पीरू ने ही इस सुअर का शिकार किया। सभी के मुंह से ऐसी बातों को सुनने के बाद रिचर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रिचर्ड यहाँ पे चिल्लाते हुए सभी से बोलने लगता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा आगे जा रहे हो। मैंने यहाँ पे
ट्रैप के माध्यम से इस सुअर को पकड़ा था। लेकिन यहाँ पे रिचर्ड आगे कुछ और कह पाता उससे पहले ही पीरू के साथ ही आके रिचर्ड को कस के पकड़ के जमीन के ऊपर पटक देता है। अभी पीरू बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने हाथ को कसते हुए रिचर्ड की ओर ही आने लगता है। रिचर्ड से बोलता है, लगता है तुम्हें इस बात से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे रिचर्ड पूरी तरीके से एक जिद्दी लड़का था। वो दोबारा से पीरू से एक ही बात बोलने लगता है कि वो जो सुअर है वो मेरा शिकार है। रिचर्ड की इस बात को सुनने के बाद पीरू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बहुत ही जोरदार एक लात रिचर्ड के पेट पर दे मारता है। रिचर्ड आ करके जोर से चिल्लाता है और दूर पीछे की ओर खिसक जाता है। पीरू दोबारा से रिचर्ड से बोलने लगता है, रिचर्ड मैं तुम्हें एक और बार पूछने वाला हूँ, वो जो शिकार है वो मेरा है, क्या तुम इस बात को सबमिट करते हो? रिचर्ड अभी धीरे धीरे करके उठ खड़ा होने की कोशिश करने लगता है और इसके साथ ही पीरू की आंखों में आंख डाल के बोलने लगता है, नहीं वो शिकार मेरा है। दोबारा से एक ही बात को सुनने के बाद रिचर्ड भाव यहाँ पे ज्वालामुखी की तरह पूरी तरीके से फट जाता है। वो चिल्लाते हुए सभी से बोलता है, जल्दी से जाओ उसे पकड़ो, अगर तुम लोग उसे मारते दम तक पीटोगे तो मैं इस बात का इल्जाम खुद पर ले लूंगा। फिर क्या सभी मिलकर रिचर्ड को झाड़ियों के अंदर लेटा के पेलता है, जो कि हम लोग को नहीं दिखाया जाता। सीन चेंज हो जाता है, रात हो जाती है। हम लोगों को रिचर्ड के घर के और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रिचर्ड अभी दर्द के मारे आ ऊ करके चिल्ला रहा होता है। अभी रिचर्ड की मॉम रिचर्ड का ट्रीटमेंट करते हुए पूछने लगती है, रिचर्ड इतना ज्यादा इंजरी तुम्हें कैसे लगी? रिचर्ड झूठ बोलते हुए बोलता है, मैं सुअर का शिकार करने के लिए गया था, लेकिन सुअर को पकड़ते पकड़ते मुझे बहुत ही ज्यादा चोट लग गई। रिचर्ड की मॉम यहाँ पे अपनी हीलिंग मैजिक को कास्ट कर लेती है और इसके साथ ही बोलने लगती है, मुझे पता है मैंने ही तुम्हारे बर्थडे फीस्ट के लिए सुअर को पकड़ने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने आप को इतना भी ज्यादा पुश नहीं कर पाना चाहिए था। रिचर्ड की मॉम की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोगों को रिचर्ड की मॉम को देखने के लिए मिलती है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। रिचर्ड की मॉम यहाँ पे हीलिंग मैजिक को यूज करते हुए रिचर्ड से बोलने लगती है, रिचर्ड थोड़ी देर सब्र करो, हिलो मत, और हाँ रिचर्ड तुम्हें आगे जाके और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, इतना भी ज्यादा रेकलेसली मत घुमा करो। छोटा सा रिचर्ड बोलता है, मैं अब 10 साल का हो चुका हूँ मॉम, आप मेरे लिए चिंता मत करो, मैं घर के चीजों को संभाल सकता हूँ। देखते ही देखते रिचर्ड की मॉम हीलिंग मैजिक को यूज करके रिचर्ड को पूरी तरीके से हील कर देता है। रिचर्ड की मुस्कान को देखने के बाद यहाँ पे रिचर्ड की मॉम भी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलने लगती है कि ये बच्चा हमेशा से ही औकात दिखाने का शौक रखता है, लेकिन ये बात भी सच है, हम लोगों का छोटा सा रिचर्ड अभी 10 साल का हो चुका है। सच में टाइम कितना जल्दी बीतता है, लगता है टाइम आ चुका है उसे उस सीक्रेट के बारे में बताने की, और वो सीक्रेट है एक स्पेशल रिचुअल। रिचर्ड की मॉम अपने मन में इन सभी बातों को सोचने के साथ ही अभी रिचर्ड से अचानक से पूछने लगती है, रिचर्ड तुम भी मेरी तरह डिवाइन आर्ट को यूज करना चाहते थे है ना? मॉम की बात को सुनने के बाद रिचर्ड हैरान हो जाता है। रिचर्ड की मॉम दोबारा से बोलती है, चलो आज मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ आखिरकार डिवाइन आर्ट कैसे यूज किया जाता है। रिचर्ड का होश इस बात को सुनने के बाद पूरी तरीके से उड़ जाता है। वो इस वक्त अपनी मॉम से एक ही बात पूछता है, क्या सच में आप मुझे डिवाइन आर्ट सिखाने वाली है? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगी, और मेरी तरफ से तुम्हारे 10th बर्थडे का एक गिफ्ट ही समझो, रिचर्ड की मॉम बोलती है। रिचर्ड और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा जोश के साथ, और उछलते हुए बोलने लगता है कि ये तो असम है, मैं सीखना चाहता हूँ डिवाइन आर्ट को। रिचर्ड इस वक्त अपने मन में ही पीरू को याद करते हुए बोलने लगता है, अगर मैं डिवाइन आर्ट को सीख जाता हूँ तो मैं आसानी से किसी से भी बुली नहीं होऊंगा। रिचर्ड की इन सभी चिंताधाराओं को तोड़ते हुए रिचर्ड की मॉम रिचर्ड से बोलने लगती है, रिचर्ड उतना भी ज्यादा एक्साइटेड मत हो, क्योंकि डिवाइन आर्ट को सीखना ये कोई सिंपल मैटर नहीं है। एसुइन के कॉन्टिनेंट पर कोई भी डिवाइन आर्ट को यूज नहीं कर सकता। चर्च इनकी इनहेरिटेंस पर सख्त निगरानी रखता है, और इन सभी चीजों का मकसद ये है कि शैडो और डीमन जैसे जितनी भी बुरी ताकतें हैं उन सभी को टैबू घोषित किया जाए और बुरी शक्तियों को इस दुनिया को नुकसान पहुंचाने से रोका जाए। इसी वजह से मैंने तुम्हें अब तक ये सब नहीं सिखाया, और अभी तक तुम्हें डिवाइन आर्ट्स को ना सिखाने का बस 2 ही कारण था। उनमें से एक था कि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती थी, और दूसरी डिवाइन आर्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए एक जरूरी शर्त होती है। शर्त? कैसा शर्त? रिचर्ड एक्साइटेड होते हुए पूछता है। रिचर्ड की मॉम बोलती है, तुम्हें अगर किसी भी डिवाइन आर्ट को सीखना है उससे पहले तुम्हें एंशिएंट लैंग्वेज को समझनी पड़ेगी, और इसके साथ ही एलुसिया की नजरों में कबूल किया गया कोई बनना होगा। रिचर्ड परेशान हो जाता है और पूछता है अपनी मॉम से, एंशिएंट लैंग्वेज? तो इस समय रिचर्ड की मॉम रिचर्ड से बोलने लगती है कि तो रिचर्ड अभी तुम्हें तो ये बात समझ में आ ही गया होगा, तुम डिवाइन आर्ट को ऐसे ही आसानी के साथ नहीं सीख सकते, और एंशिएंट लैंग्वेज ये वो बैरियर है जो डिवाइन आर्ट्स की शक्तियों को बुरी ताकतों से गंदा होने से बचाने के लिए लगाया गया है। रिचर्ड की मॉम अभी तो फुस करके एंशिएंट लैंग्वेज में भी कुछ बोलती है, जिसका की ट्रांसलेशन आर्थर यहाँ पे करके रखा है, और मतलब होता है शक्ति सिर्फ बाकी ताकतवर लोगों को नहीं मिलती है। रिचर्ड की मॉम अभी रिचर्ड से दोबारा से बोलने लगती है कि मुझे पता है अभी तुम इसे पूरी तरह समझ नहीं पाओगे, तो एज योर बर्थडे गिफ्ट आज से ही मैं तुम्हें हर एक चीज को सिखाना चालू कर दूंगी। रिचर्ड की मॉम ये सभी बातें बोली रही थी। इसी समय रिचर्ड फुस करके एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ बोल देता है, जिसको कि सुनने के बाद रिचर्ड की मॉम यहाँ पे बहुत ही
ज्यादा हैरान हो जाती है। नरेटर अभी दोबारा से ये जो फिस फूस है इसे ट्रांसलेशन कर देता है। तो यहाँ पे रिचर्ड बोला होता है कि ताकतवर इंसान के पास अकल और समझ भी होनी चाहिए। रिचर्ड की मॉम यहाँ पे हैरान हो जाती है और इसके साथ ही रिचर्ड से पूछने लगती है, रिचर्ड आखिरकार तुम इसे कैसे और बताओ किसने सिखाई तुम्हें एंशिएंट लैंग्वेज। रिचर्ड यहाँ पे अपना भोला भला शक्ल के साथ बोलने लगता है, मैंने तो इसे एक किताब में देखा था। रिचर्ड की ये बोलने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को इसी घर के ऊपर के मतलब फ्लोर के ऊपर के सीन को दिखाया जाता है और यहाँ पे रिचर्ड की मॉम को भी 2-3 कैंडलों को जलाते हुए भी दिखाई जाती है। रिचर्ड अभी उसकी मॉम को उस जगह पे लेके आता है जहाँ पे उसे वो किताब मिला था और जिससे कि वो एंशिएंट लैंग्वेज को सीखा है। रिचर्ड की मॉम अभी रिचर्ड से बस एक ही बात पूछती है, क्या तुम सच में ही इन सभी किताबों को समझ सकते हो? तो रिचर्ड बोलता है, इस किताब को छोड़ के घर के अंदर और जितने भी किताबें हैं उन सभी किताबों को मैंने पढ़ लिया है। रिचर्ड की इस बात को सुनने के बाद अभी रिचर्ड की मॉम रिचर्ड से हंसते हुए बोलने लगती है कि लगता है ये पहले से ही किस्मत में लिखी हुई एक एनलाइटमेंट थी और वो जो किताब है ये असल में तुम्हारे 10th बर्थडे को मनाने के लिए रखा गया था। रिचर्ड बेसिकली ये तुम्हारे लिए एक तोहफा था, उस खास रिचुअल के लिए एक तोहफा। इस बात को सुनने के बाद रिचर्ड थोड़ा सा परेशान होते हुए अपनी मॉम से बोलने लगता है, अरे यार मैं सोच रहा था कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। रिचर्ड की मॉम बोलती है, रिचर्ड ये जो किताब है ये मून गॉडेस एलुसिया का होली स्क्रिप्चर है और इसके अंदर मून गॉडेस की यूनिक डिवाइन आर्ट्स के 7 स्टोरीज स्टोर है और जो एंशिएंट लैंग्वेज तुमने अभी बोली वो इसी किताब से आती है। अपनी माँ की इस बात को सुनने के बाद इस समय रिचर्ड अपना शक्ल बनाते हुए बोलने लगता है, असल में इस जगह की बाकी सारी किताबें मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, बस हाल ही में इस वाली किताब के कुछ हिस्सों को मैं समझ पाना शुरू कर पाया हूँ। तो इस समय रिचर्ड की मॉम थोड़ा सा प्राउड फील करते हुए रिचर्ड से बोलने लगती है कि इस किताब के अल्फाज हर कोई समझ नहीं सकता। इस किताब को समझने और इसका इस्तेमाल करने के लायक होते हैं सिर्फ वही लोग जिनको की गॉडेस ने खुद एक्नॉलेज दी हो। और ये बात तो मैंने खुद भी नहीं सोची थी कि तुम्हें एलुसिया ने पहले ही चुन लिया है। आंटी जी ये सभी बातें बोलने के साथ ही अभी आखिरी बार के लिए दोबारा से रिचर्ड से पूछने लगती है, रिचर्ड क्या तुम रेडी हो ये सभी चीजें सीखने के लिए? रिचर्ड भी जो उसके साथ बोलता है, यस मॉम। तो इस समय रिचर्ड की मॉम रिचर्ड को वहीं पे बैठने के लिए बोल देता है, मतलब जो सर्किल दिख रहा है उसके बीचों बीच देख के तो लग रहा है भाई काला जादू करने वाली है अभी। तो जो भी है आंटी जी दोबारा से रिचर्ड से बोलने लगती है, तुम गॉडेस एलुसिया के पवित्र हॉल में प्रवेश करोगे और वहाँ तुम्हें अपनी किस्मत से जुड़ी एक दिव्य प्रबोधना मिलेगी। आंटी जी की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि रिचर्ड के आसपास बहुत सारे गोल्डन कलर की लाइट चमकने लगती है, चारों ओर उजाला उजाला हो जाती है। अभी तो हम लोगों को आंटी जी को भी देखने के लिए मिलती है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान होकर रखी थी और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलने लगती है, रिचर्ड मेरा बेटा तुम ये कर सकते हो। और इसके साथ ही रिचर्ड को अभी ये भी बोलता है, रिचर्ड ज्यादा संभव है कि तुम्हारे सामने 2 या 3 रास्ते रखे जाएंगे, तुम सिर्फ गॉडेस की आवाज ध्यान से सुनना और फिर जैसी तुम्हारी दिल चाहे उसी दिशा में चलना। आंटी जी की ये बोलने के साथ ही अभी रिचर्ड की आंखें धीरे धीरे करके ओपन होने लगती है। रिचर्ड अपने आप को एक अलग ही जगह पे देखता है जहाँ पे चारों ओर बड़े बड़े मैजिक सर्किल क्रिएट होकर रखे थे। रिचर्ड अभी अपने आप को ही क्वेश्चन करता है, आखिरकार मैं कौन सी जगह पे हूँ? लेकिन इसी समय रिचर्ड को एक आवाज सुनाई देती है जो कि समय रिचर्ड से बोल रहा होता है, क्या तुम और ज्यादा पावर चाहते हो? रिचर्ड पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, पूछने लगता है, हे कौन हो तुम? तो इस समय वो आवाज दोबारा से बोलने लगता है कि मैं कौन हूँ ये जानना उतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है, शायद तुम मुझे अपने दिल के अंदर छुपी हुई दूसरी आधी ताकत समझ सकते हो। आवाज की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि बहुत सारे स्टैचू रिचर्ड के चारीधार प्रकट होने लगते हैं। अचानक से हुई इन सभी चीजों को देखने के बाद रिचर्ड भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो इस वक्त बोलने लगता है, क्या ये सारी चीजें वही है जिसके बारे में मॉम बोल रही थी? तो बेसिकली यहाँ पे देखते ही देखते पूरे 6 स्टैचू आ जाते हैं और यहाँ पे हर एक स्टैचू अलग अलग पावरों का सिंबल होता है। जैसा कि ये जो स्टैचू है ये डिवाइन आर्ट स्टैचू एनलाइटमेंट होता है और ये जो स्टैचू है ये डिवाइन आर्ट स्टैचू हीलिंग होता है। ऐसे ही शंक्शन, सिल्वर मून, आर्मामेंट, जजमेंट एंड फॉरसेक नाम के और 4 डिवाइन स्टैचू होते हैं। अभी इन सभी 6 स्टैचू के अंदर रिचर्ड को किसी एक को चूज करने के लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे रिचर्ड बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि आखिरकार उसे क्या चूज करना है और कौन सा स्टैचू मतलब कौन सी पावर उसके लिए एकदम सही रहेगा। रिचर्ड परेशान होता हुआ अभी अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है जहाँ पे पीरू उसके साथी के साथ मिलकर रिचर्ड को बहुत ही बुरी तरीके से मारता था। रिचर्ड अपने मन में ही बस एक ही बात बोलता है, मुझे बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना होगा और इसके साथ ही मुझे मॉम को भी प्रोटेक्ट करना होगा, मुझे अच्छी तरीके से ग्रो होना है और इसके साथ ही एक असली मर्द बनना है। किताब में लिखी वो वर्ड जो कि था एक सच्चा मर्द सिर्फ ताकतवर ही नहीं समझदार भी होना चाहिए। रिचर्ड अपने मन ही मन इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय उसे अपने सामने अपनी मॉम दिखाई देती है जो कि इस समय उसे बोल रही होती है, रिचर्ड मेरा बच्चा तुम अपने दिल की बात सुनना। देखते ही देखते रिचर्ड की आंखें अभी चमक उठती है और रिचर्ड अभी बहुत ही ज्यादा जोश के साथ चिल्लाते हुए बोलने
लगता है, मुझे समझ चाहिए, एक सच्चा मर्द बनने के लिए मुझे समझ चाहिए। रिचर्ड के ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं जो एनलाइटमेंट वाला स्टैचू था उसके अंदर अभी चमक आने लगती है और स्टैचू अभी रिचर्ड से बोलने लगती है कि समझ गया, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। देखते ही देखते यहाँ पे जो 6 स्टैचू थे वे सभी मिलकर एक और स्टैचू को सामान करने लगते हैं और देखते ही देखते कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे एक डिवाइन स्टैचू सामान हो जाती है और ये 7वां स्टैचू होती है और ये जो डिवाइन स्टैचू है इसका नाम होता है डार्क साइड ऑफ द मून। रिचर्ड अचानक से यहाँ पे एक और स्टैचू का सामान होता हुआ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। बेचारे को तो यहाँ पे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये डार्क साइड ऑफ द मून नाम का स्टैचू ये क्या है। लेकिन इसी समय स्टैचू के अंदर से आवाज आने लगती है, दुनिया का नियम है, हर हासिल चीज की एक कीमत होती है, तो अगर अचानक से मिलने वाली शक्ति चाहिए तो उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। स्टैचू के ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को रिचर्ड को रियल लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे वो चुपचाप एक ही जगह पे बैठा हुआ था। लेकिन इस समय रिचर्ड की मॉम इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। वो इस वक्त धीरे धीरे करके रिचर्ड के पास जाती है और इसके साथ ही जैसे ही रिचर्ड को टच करने की कोशिश करती है वैसे ही वो किसी एक चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। और यहाँ पे कैमरा एंगल जैसे ही रिचर्ड की ओर जाता है वैसे ही हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि रिचर्ड तो यहाँ पे किसी एक डीमन की तरह बन गया होता है। और रिचर्ड की इस हालत को देखने के बाद घबराते हुए रिचर्ड की मॉम बोलती है, एक शैडो क्रीचर। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को रिचर्ड को जादुई दुनिया के अंदर एक ऐसी जगह पे देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे उसके सामने चमकती हुई चंद्रमा होती है। रिचर्ड को इसी समय धीरे धीरे करके सुनाई देती है कि उसकी मॉम उसे रिचर्ड रिचर्ड कह के जगाने की कोशिश कर रही है। तो इस समय रिचर्ड अचानक से जाग उठता है और इसी के साथ ही सीन दोबारा से प्रेजेंट में जाता है जहाँ पे इस समय रिचर्ड किसी एक शैडो क्रीचर की तरह बन गया होता है और इसके साथ ही अपनी मॉम के ऊपर ही अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। यहाँ पे आंटी जी किसी भी तरह अपनी जगह से हटके अपने आप को बचा लेती है और इसके साथ ही रिचर्ड की ओर देखते हुए अपने आप से ही बोलने लगती है, ये सब कैसे हो गया। एलुसिया की एनलाइटमेंट में ये सब कुछ अपनी आंखों से देखना यकीन ही नहीं हो रहा है। आंटी जी इस वक्त अपने मन में ही रिचर्ड ने जो सब कुछ बातें बोली थी उन सभी बातों को ही याद करने लगती है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलने लगती है, क्या हो सकता है ये सब एलुसिया की तरफ से ना हो बल्कि किसी और ही जगह से आ रहा हो। इतना सोचने के साथ ही अभी आंटी जी भी रिचर्ड के ऊपर चार्ज करने के लिए रेडी हो जाती है। आंटी जी इस वक्त बहुत ही जोरदार छलांग के साथ रिचर्ड के सामने प्रकट हो जाती है और इसके साथ ही अपना जो मैजिक है डिवाइन आर्ट फॉर्सेक उसे यूज कर देती है। देखते ही देखते चारों ओर लाइट ग्रीन कलर का जो माना है इधर उधर बिखरने लगता है। लेकिन इस समय रिचर्ड के शैडो फॉर्म को इससे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगता है। वो इस समय जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को उसी जादुई दुनिया के और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है जो ब्लैक मैजिक है, मतलब जो ब्लैक डार्क माना है वो धीरे धीरे करके इस जगह को पूरी तरीके से अपने लपेट में ले रहा है। और आंटी जी जो कि अपनी स्पिरिट फॉर्म में यहाँ पे आ गई होती है वो इस चीज को देखने के बाद बस एक ही बात बोलती है, क्या सच में ही ये कोई शैडो क्रिएचर है। आंटी जी की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को रिचर्ड को भी देखने के लिए मिलता है जो कि अभी भी उसी दुनिया के अंदर पूरी तरीके से बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। आंटी जी रिचर्ड को बार बार जगाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन जैसा कि आंटी जी ने यहाँ पे अपनी स्पिरिट फॉर्म को यूज करी थी इसी कारण आंटी जी के सिर पे बहुत ही ज्यादा दर्द चालू हो जाता है। लेकिन चाहे तकलीफें कितनी भी हो आंटी जी यहाँ पे अपने बेटे को बचाने के लिए अपने मैजिक को मैक्सिमम लेवल तक यूज करती है। देखते ही देखते माहौल पूरी तरीके से शांत हो जाता है। रिचर्ड जो कि इस समय एक कोने में चुपचाप नील डाउन होकर बैठा हुआ था लेकिन वो यहाँ पे अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। रिचर्ड की मॉम रिचर्ड को देखते हुए अपने मन में ही परेशान होते हुए बोलने लगती है कि इसमें कोई शक नहीं है, वो कियोटिक क्रिएचर पहले ही मून गॉडेस के डोमेन को गंदा कर चुका है। जादुई दुनिया के बीचों बीच जो प्लैनेट्स है जहाँ अनगिनत शैडो रेसेस अलग अलग प्लैनेट्स के बीच भागती रहती है और ये बुरी शक्तियाँ लगातार अपनी एरिया फैला रही है और जिस भी जगह पे पहुंचती है उस जगह को पूरी तरीके से करप्ट कर देती है। और बदकिस्मती से ये ताकत बहुत पहले ही हम लोगों के एशियन कॉन्टिनेंट तक पहुंच चुके थे। ये ताकत जिंदा प्राणी के जीवन ऊर्जा को ही अपना खाना बना लेता है और उनके लिए माना सबसे लाजीज खाना होता है। जादू टोना और बहकावे के जरिए ये उन लोगों के दिमाग को बिगाड़ देता है जिनके पास पहले से ही माना होता है और जो डिवाइन आर्ट्स पर विश्वास करते थे और क्या फिर धीरे धीरे उनको पतन की राह पर धकेल देता है और इन्हीं सभी लोगों के जरिए जो इविल एनर्जी है उसको फैलाने का जरिया बना देते हैं। आंटी जी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। आंटी जी को देख के तो यही लग रहा होता है कि शायद से आंटी जी यहाँ पे कोई सख्त कदम को उठाने वाली है। तो यार गाइस यहाँ पे कहानी के बीच में मैं टोकना नहीं चाहता लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा सी है भाई जो सिर्फ आंटी जी बोल रहा है। तो देखो सीन ऐसा है 2-3 एपिसोड के बाद आंटी जी टपकने वाली है, मतलब किसी एक कारण के कारण रिचर्ड की मॉम मारा जाने वाली है। तो इसी कारण ही मैं शुरुआत से ही थोड़ा प्यार दिखा रहा हूँ। तो कहानी में वापस आते हैं। आंटी जी इस वक्त हम लोगों से बताने लगती है कि कॉन्टिनेंट ऑफ एशियन के अंदर जब इविल एनर्जी आई तब हाई प्रीस्ट और इसके साथ ही वॉरियर दोनों ही नाकाम रहे। खून से धरती लाल हो गई और पूरी सभ्यता का अंत आ गया। फिर नया एरा आने के बाद ही
होली अलायंस और मून गॉडेस की मिलजुल कर की गई कोशिशों से इंसान इविल एनर्जी का डटकर मुकाबला किया और आखिर में कॉन्टिनेंट में जितनी भी इविल एनर्जी थे उन सभी को पीछे धकेला दिया। लेकिन इतने सालों बाद भी मैंने कभी नहीं सोची थी कि एलुसिया तक को भी गंदा कर दिया जाएगा। अब मुझे डर है कि रिचर्ड को उन शैडो एनर्जी ने निशाना बना लिया है। वो उनके लिए अगले हमले का एक कोऑर्डिनेट और एंकर पॉइंट बन चुका है। ऐसी सिचुएशन में रिचर्ड के लिए सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी बाहर आती है, या तो भयानक शक्तियों के टकराव में ही पूरी तरह तबाह हो जाना, या फिर सबसे ताकतवर शैडो क्रिएचर उस पर कब्जा कर लेगा और वो हमेशा के लिए अपने ही जिस्म पर से कंट्रोल खो देगा। रिचर्ड की मॉम अभी ये भी सोचने लगती है, क्या ये एलुसिया की तरह दिया गया कोई पनिशमेंट है? अगर मैं अभी भी एलुसिया की हाई प्रीस्ट होती तो शायद से ये एनलाइटमेंट कभी बिगड़ती ही नहीं। ये सभी बातें सोचते हुए रिचर्ड की मॉम अभी दौड़ते हुए नीचे की ओर आती है और इसके साथ ही आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगती है। बोलने लगती है, नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती। मेरे ही लापरवाही की वजह से रिचर्ड इस खतरे में पड़ा है। लेकिन आखिरकार वो चीज है कहा, मैंने तो उसे यही रखा था। ये सभी बातें बोलते हुए रिचर्ड की मॉम अभी जैसे ही ड्रॉयर को ओपन करती है वैसे ही उन्हें वो चीज मिल जाता है और यहाँ पे चीज मतलब एक लेटर से होती है। और यहाँ पे रिचर्ड की मॉम जल्दी जल्दी से लेटर को ओपन करती है और इसके साथ ही उसके अंदर कुछ लिखने लगती है। बोलने लगती है कि जो पर्सन पहले एल्वेन रॉयल कोर्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है वो इस शैडो क्रिएचर के साथ भी शायद से डील कर सकता है। आंटी जी की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि वो जो लेटर है वो अभी किसी ग्लोइंग ऑरा की तरह खिड़की से सीधा बाहर की ओर जाने लगती है। आंटी जी इस वक्त हम लोगों को 11 साल पहले किया हुआ था उसके बारे में बोलने लगती है। सीन चेंज होके अभी सीधा 11 ईयर्स पहले के सीन को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इस वक्त हम लोग को पहली बार रिचर्ड के पिता के साथ इंट्रोड्यूस होने के लिए मिलते हैं। मतलब शकल तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन अभी रिचर्ड के पिता रिचर्ड की मॉम से कहने लगते हैं कि एलेनी, हो सकता है ये जगह पहले से ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन हम लोग के पास उतना भी ज्यादा टाइम नहीं है। जल्दी से तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इस प्रेशर को खुद ही हैंडल कर लूंगा, तुम्हें किसी भी तरह जिंदा रहना ही होगा। लेकिन इस समय रिचर्ड की मॉम, जो कि बिल्कुल भी नहीं मानती, वो इस वक्त रोते हुए रिचर्ड के पिता से कहने लगती है कि नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो इस समय रिचर्ड के पिता रिचर्ड की मॉम को गले लगाते हुए कहने लगता है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, तुम जल्दी से बच्चे को लो और यहाँ से भाग जाओ। फादर तो अभी ये भी कहने लगते हैं, ही इज ए मैन ऑफ फ्यूचर, एक फ्यूचर चाइल्ड जो कि अकोमुंडे फैमिली का वंशज है, जिसकी रागों में डेमोनिक ब्लड लाइन बहती है। मुझे आशा है एक दिन तुम उसे मेरा नाम गोटोन अकोमुंडे उसको एज ए फादर बता पाओगी और उसको एक अच्छे इंसान की तरह पालन पोषण करना। रिचर्ड के फादर की ये बोलने के साथ ही सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। आंटी जी इस वक्त अपने हाथ में एक मैजिक बॉल को परफॉर्म करते हुए अपने मन में ही कहने लगती है कि गोटोन, मैं बच्चे को लेकर 10 साल तक सेकुलेशन के अंदर बिताई। यहाँ पे मैंने एक अभी सोची नहीं थी कि तुम इस तरीके से अपने बच्चे से मिलोगे, लेकिन जो भी हो अभी रिचर्ड को तुम्हारी जरूरत है। आंटी जी अपने मन में इतना कहने के साथ ही इस वक्त किसी एक फॉरबिडन स्पेल को एक्टिवेट कर लेती है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही तेज लाइट बीम चमक उठती है और यहाँ पे लाइट इतना ज्यादा होती है कि खिड़की से भी लाइट बीम बाहर की ओर रिलीज हो रही होती है। इस सीन के साथ ही इस वक्त हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इस समय रिचर्ड धीरे धीरे करके होश में आ रहा होता है। आंटी जी रिचर्ड से पूछती है, क्या तुम जाग गए? रिचर्ड अपने सिर को पकड़ते हुए आंटी जी से कहने लगता है कि मॉम, मेरा सिर इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है? आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ था? मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मैंने फुल मून को देखा था। रिचर्ड इन सभी बातों को बोलते हुए अभी जैसे ही अपनी मॉम की ओर देखता है वैसे ही वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तो इस वक्त हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि रिचर्ड की मॉम मतलब आंटी जी वो कोई ह्यूमन नहीं है, मतलब यहाँ पे आंटी जी एक एल्फ होती है। रिचर्ड की मॉम अभी रिचर्ड से कहने लगती है कि मेरा बेटा, इतना ज्यादा सरप्राइज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अभी जैसा देख रहे हो यही तुम्हारी माँ की रियल आइडेंटिटी है। आंटी जी की ये बोलने के साथ ही कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इस वक्त रिचर्ड अपनी माँ से हर एक चीजों को डिटेल्स में बोल रही होती है कि किस तरीके से उसने वहाँ पे समाज को चुना और समाज को चुनने के साथ ही किस तरीके से वहाँ पे जो 7th स्टैचू है वो अपेयर हुई और इसके साथ ही वो किस तरीके से एक अलग ही डायमेंशन में चला गया, जहाँ पे चारीधार कोई भी नॉइस नहीं था, मतलब एक तरीके से डेथली साइलेंट था। सामने की ओर चमक तो ही चंद्रमा था जो कि उसे कुछ ट्रूथ के बारे में बता रहे थे। यहाँ पे रिचर्ड के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद आंटी जी भी सोच में पड़ जाती है, कहने लगती है कि ट्रूथ आखिरकार एक ऐसी एबिलिटी है, ट्रूथ एबिलिटी, सच में इसके बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। तो इस समय रिचर्ड बोलने लगता है, हालांकि उस वक्त का याददाश्त मुझे थोड़ा ब्लरी याद आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने साफ साफ यही सुना था, ट्रूथ एबिलिटी, तो क्या ये वो हो सकती है? आंटी जी गहरी सोच में कहने लगती है, लेकिन इसी समय रिचर्ड फुस करके कुछ कहने लगता है, जो कि सुनने के बाद आंटी जी पूरी तरीके से चौंक जाती है। नरेटर यहाँ पे फुस को ट्रांसलेट कर देता है। तो यहाँ पे रिचर्ड ने ये कहा था कि अगर बात ऐसी है तो मैं इस दुनिया को और भी अच्छी तरीके से समझने की जो एबिलिटी है उसे पोजेस कर चुका हूँ। मैं तो यहाँ पे ये भी फील कर सकता हूँ कि मेरा बॉडी पहले से बहुत ही ज्यादा एनहेंस हो
हो चुका है। मैं खिड़की के बाहर की चीजों को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से देख पा रही हूँ और तो और बाहर की जो साउंड है उसे भी बहुत ही क्लियर तरीके से सुन पा रही हूँ। यहाँ पे रिचर्ड की इन सभी बातों को सुनने के बाद रिचर्ड की मॉम रिचर्ड की ओर देखते हुए और तो और अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए अपने मन में ही कहने लगती है कि ये लड़का आकोमुंदे फैमिली का फ्यूचर मैन है, वो भी डेमोनिक ब्लड लाइन के साथ। इतना सोचने के साथ ही इस समय आंटी जी रिचर्ड से कहने लगती है कि रिचर्ड फालतू में ही और वो सभी चीजें सोच के परेशान मत हो। मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि तुम सेफली ही उस जगह से रिटर्न आ चुके हो। लेकिन रिचर्ड, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। रिचर्ड, जैसा कि तुम अभी 10 साल का हो चुके हो तो मुझे लगता है तुम्हारे पास ये अधिकार है सब कुछ जानने की। आंटी जी की मुंह से अचानक से ऐसा भी बातें सुनने के बाद रिचर्ड फ्रैंकली ही कहने लगता है कि रुको मॉम, क्या आप मुझे एक और तोहफा देने के बारे में सोच रही है? तो रिचर्ड की मॉम कहने लगती है कि ये तुम्हारे फादर के बारे में। रिचर्ड, क्या तुम अपने फादर से नहीं मिलना चाहते? इस बात को सुनने के बाद रिचर्ड पूरी तरीके से स्टंट रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अचानक से उसकी मॉम ऐसी बातें क्यों बोल रही है, क्योंकि रिचर्ड की मॉम हमेशा से रिचर्ड को झूठी बातें ही बोलते हुए आ रही थी उसके फादर के बारे में कि उसका फादर 10 साल पहले ही मारा जा चुके हैं। रिचर्ड की मॉम अभी रिचर्ड से माफी मांगने लगती है, कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना रिचर्ड, मैं हमेशा से ही तुम्हें इस बात को बोलते हुए आ रही थी कि तुम्हारे फादर मारा जा चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। प्लीज रिचर्ड, तुम अपनी माँ को माफ कर देना। और जैसा कि अभी यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है इसीलिए हमें एक कदम उठाना पड़ा। जब तक तुम तैयार हो मुझे लगता है तुम उन्हें जल्दी ही देख पाओगे और मुझे लगता है उन्होंने जिन लोगों को यहाँ पे भेजा है वे लोग जल्दी ही यहाँ पे पहुँचने वाले है। अपनी माँ की इन सभी बातों को सुनने के बाद रिचर्ड थोड़ा सा परेशान होते हुए अपनी माँ से पूछने लगता है कि मॉम, क्या आप भी फादर से मिलना चाहती है? अगर आप सच में ही फादर से मिलना चाहती है तो मुझे भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। रिचर्ड की इस बात को सुनने के बाद आंटी जी बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है, जल्दी से जाके रिचर्ड को गले लगा लेती है और अपनी माँ की इतना ज्यादा परवाह करने के लिए थैंक यू भी बोलने लगती है। लेकिन इस वक्त आंटी जी अपने मन में ही कुछ अलग ही बात सोचने लगती है, कहने लगती है कि बिल्कुल उस तरह जैसे उस वक्त गोटुन के साथ हुआ था, मुझे तुम्हारी रक्षा करने के लिए जो समय बचा है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और यहाँ पे आंटी जी की ये बात सोचने की कुछ तो कारण होगी, कहानी में कुछ तो ट्विस्ट है जो कि शायद से हम लोग को आने वाले एपिसोडों में पता चलेगा। सो देखते रहिए। अभी सीन चेंज हो जाता है, 4-5 दिनों के बाद का सीन दिखाए जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग अपने अपने खेतों में काम कर ही रहे थे। इसी समय यहाँ पे बहुत सारे लोग घोड़सवार होके आ जाते हैं और इन लोगों को देखने के बाद काम करने वाले लोग आपस में ही बातें करने लगते हैं कि ये लोग कौन है और गाँव के एंट्रेंस में क्या कर रहे हैं। लेकिन इनमें से अभी एक पर्सन जैसे ही उन लोगों को अच्छी तरीके से देखता है वैसे ही उसका होश पूरी तरीके से गायब हो जाता है, क्योंकि इस वक्त हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं घोड़सवार होकर जितने भी लोग यहाँ पे आए थे वे सभी ना कोई मार्चेंट है ना कोई आम लोग, वे लोग तो बहुत ही खतरनाक दिखने वाले नाइट होते हैं। इन सभी नाइटों के अंदर से जो कैप्टन है वो अभी घोड़सवार होकर खेत के अंदर आता है और इसके साथ ही लूफी की तरह टोपी पहने हुई एक आदमी से कहने लगता है कि होय, मुझे कुछ क्वेश्चनों का आंसर चाहिए तो साफ साफ उत्तर देना। हाँ हाँ हुजूर, जरूर, पर्सन डरते हुए बोलता है। तो नाइट इस वक्त उसकी टोपी के ऊपर अपने तलवार से अटैक करते हुए नीचे की ओर गिरा देता है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा डर अपनी तरीके से उससे पूछने लगता है, तो बताओ इस गांव के अंदर एलेनी कहाँ रहती है? वह पर्सन जो कि इस वक्त पूरी तरीके से डर चुका था वह कहने लगता है कि एलेनी आखिरकार ये कौन है और ये नाम मैंने कभी नहीं सुना, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है। आसपास और जितने भी लोग काम कर रहे थे वे लोग भी अभी यही बात बोलने लगते हैं, एलेनी, इस नाम को हमने पहले कभी नहीं सुना और हमारे इस छोटे से गाँव में इस नाम का कोई रहती भी नहीं है। इन लोगों की ऐसी बातों को सुनने के बाद कैप्टन के पीछे एक और नाइट आता है। वो इस वक्त कैप्टन से कहने लगता है कि कैप्टन, ये तो असंभव है। इस रिक्वेस्ट के लिए जो डायरेक्टिव था वो निश्चित रूप से ही इसी गांव की दिशा की ओर ही संकेत कर रहा था और डायरेक्टिव वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। नाइट की इस बात को सुनने के बाद कैप्टन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सोचता है और इसके साथ ही यहाँ पे जितने भी गाँव वाले थे उन सभी से कहने लगता है कि अगर बात ऐसी है और अगर तुम लोगों को यहाँ पे एलेनी के बारे में पता ही नहीं है तो मुझे लगता है हम लोगों को इस गाँव को पूरी तरीके से खत्म कर देना होगा। और इसके साथ ही कैप्टन जितने भी नाइट थे उन सभी को भी ऑर्डर दे देता है एलेनी को इस गाँव के अंदर अच्छी तरीके से ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ पे कैप्टन इस गाँव का और ज्यादा बुरा हाल करता उससे पहले यहाँ पे रिचर्ड की मॉम मतलब आंटी जी आ जाती है। आंटी जी चिल्लाते हुए नाइट से बोलती है, रुको तुम सभी, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। आंटी जी को यहाँ पे देखने के बाद गाँव के लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, कहने लगते हैं क्या इसका नाम एलेनी है? इस वक्त तो हम लोग को वही ब्रेन डेड वाले नाइट को भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस वक्त आंटी जी के पास जाके कहने लगता है, हे तुम वहीं पे रुको और कोई भी चाल चलने की कोशिश मत करना। तो इस समय कैप्टन उसे साइड की ओर हटा देता है और बोलता है, आगे से उनके साथ डिसरेस्पेक्टफुली बात मत करना। इतना कहने के साथ ही अभी कैप्टन आंटी जी के पास जाता है, आंटी जी के सामने नील डाउन होते हुए कहने लगता है, माय लेडी, हम लोग यहाँ पे आपको लेने के लिए आए हैं। मेरा नाम मॉर डार्ट है और मैं लॉर्ड गोटुन के अंदर काम करने वाला एक नाइट हूँ और हम लोग यहाँ पे उनके आदेश से ही
ही आपको लेने के लिए आए हैं। कैप्टन की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इस समय पीरू अपने दोस्तों के साथ रिचर्ड के घर की ओर ही आ रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गांव के जितने भी लोग हैं वे सभी आके इकट्ठा होकर रखे थे और गांव वाले यहाँ पे ये कह रहे होते हैं नाइटो का ग्रुप क्या सच में ही उन लोगों के लिए आए हैं, क्या वे लोग कोई छोटे मोटे क्राइम किया है, और वैसे भी हम सभी ने कुछ दिनों से ही उस लेडी को गाँव के अंदर नहीं देखे तो ऐसा हो भी सकता है, और तुम सभी उसका चेहरा तो देखो, रिचर्ड की मॉम वो तो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक एल्फ है। यहाँ पे गाँव वाले बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं इन सभी बातों को कह रहे होते हैं। अभी तो पीरू भी जैसे ही फिर के अंदर से इन सभी चीजों को देखता है वैसे ही उसका होश पूरी तरीके से गायब हो जाता है। उसको भी इस बात का एहसास कभी नहीं हुआ था कि रिचर्ड की मॉम एक एल्फ है। सीन चेंज होके अभी रिचर्ड की ओर आता है, जहाँ पे रिचर्ड की मॉम रिचर्ड को नाइटो के कैप्टन के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। रिचर्ड को देखने के बाद कैप्टन रिचर्ड से कहने लगता है कि यंग मास्टर रिचर्ड, ये कैप्टन हमेशा आपके सर्विस में हाजिर है। रिचर्ड के सामने अभी इतना ज्यादा पावरफुल एक कैप्टन को बो डाउन करते हुए देखने के बाद यहाँ पे मौजूद पब्लिक लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। वे लोग यहाँ पे रिचर्ड एंड उसकी मॉम की जो आइडेंटिटी है उसके बारे में ही बातें करने लगते हैं, और दूसरी ओर बेचारा पीरू इन सभी चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको ही पता है कि उसने रिचर्ड के साथ किस तरीके से बिहेवियर किया था। तो बेचारे को यहाँ पे डर तो लगना ही है। कैप्टन आंटी जी से पूछने लगता है माय लेडी, क्या आपने अपनी जितनी भी चीजें हैं उन सभी को पैक कर लिया, हम लोग को जल्दी से यहाँ से निकालना होगा। लॉर्ड गोटोन आपको देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कैप्टन की इन सभी बातों को सुनने के बाद रिचर्ड को यहाँ पे थोड़ा अनयूजुअल सा फील होता है, लेकिन यहाँ पे आंटी जी रिचर्ड से बोलती है कि रिचर्ड यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, और यहाँ पे ये लोग तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। क्या हम लोगों ने ये प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम्हारे फादर को देखने जाएंगे, और पता नहीं सीन क्या है। इन सभी बातों को बोलते हुए यहाँ पे रिचर्ड की मॉम मतलब आंटी जी बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसी समय कैप्टन चिल्लाते हुए गाँववासी से बोलने लगता है कि तुम सभी यहाँ पे और ज्यादा भीड़ ना करो, जाओ अपने अपने काम पे जाओ, तमाशा खत्म हो गया है। और तौर अपने नाइट से ये भी ऑर्डर दे देता है जब तक कि ना हम लोग इस जगह से निकल जाते हैं तब तक इस गांव के अंदर से किसी को बाहर जाने मत देना। कैप्टन इन सभी बातों को बोलने के साथ ही अभी रिचर्ड की ओर देखने लगता है और देखते हुए अपने मन में ही कहने लगता है तो ये लड़का सैर गोटोन का बच्चा है और तौर आकोमुंदे फैमिली के ब्लड लाइन का उत्तराधिकारी। कैप्टन इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय एक नाइट जल्दी जल्दी से घोड़सवार होके कैप्टन के पास आता है, कहने लगता है कि कैप्टन बहुत ही बुरा हुआ, लेडी वो तो गायब हो गई है। क्या बोल रहे हो तुम, क्या उन्होंने कैरेज के अंदर नहीं चढ़ा था? कैप्टन बहुत ही सरप्राइज होते हुए पूछता है। तो इस समय वह नाइट कहने लगता है कि हाँ आपने एकदम सही बोला, लेकिन उस वक्त लेडी ने हम लोगों से बोली कि उन्होंने घर के अंदर कुछ भूल आई है, तो उन्होंने उस चीज को लाने के लिए वापस गई और उनके साथ साथ घर तक नाइट भी जा रहे थे, लेकिन अचानक से रास्ते पर कहीं से बहुत तेज हवा का झोंका आया और लेडी वो गायब हो गई। वह नाइट इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय यहाँ पे एक और नाइट आने लगता है और कहने लगता है कि कैप्टन बहुत ही बुरा हुआ, इस गाँव के अंदर अचानक से आग लग गई। वह नाइट की इस बात को सुनने के बाद गाँव वाले भी आसपास देखने लगते हैं, कहने लगते हैं कि आग, लेकिन गाँव में कहाँ आग लगी? तो इस वक्त हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि आग तो सिर्फ रिचर्ड के घर में लगी है। इसी समय एक और नाइट दौड़ते हुए आने लगता है और कहने लगता है कि जो लेडी है उन्होंने घर में जाके अपने आप समेत घर को भी आग लगा दी। मतलब यहाँ पे रिचर्ड की मॉम मतलब हम सभी की प्यारी आंटी जी किसी कारण के कारण सुसाइड किया होता है। और होना क्या था, रिचर्ड इस खबर को सुनने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। रिचर्ड जल्दी जल्दी से घोड़े से नीचे उतर के अपने घर के ओर ही दौड़ के जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे रिचर्ड अपने घर की ओर जा पाता उससे पहले कैप्टन रिचर्ड को उसके कपड़े से पकड़ लेता है। रिचर्ड अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस समय जो कैप्टन है वो रिचर्ड को शांत करने के लिए जमीन के ऊपर पटक देता है। कैप्टन यहाँ पे रिचर्ड से कहने लगता है कि शांत हो जाओ बच्चे, यहाँ पे लेडी ने जो कुछ भी किए है वो सभी खुद की ही मर्जी से की है। तुम्हारी माँ बहुत ही ज्यादा प्योर और बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, उन्होंने अपनी कीमती चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ही खुद की जीवन को जला दी। सच में तुम्हारी माँ लॉर्ड गोटोन के ही लायक थी, तो प्लीज लड़के उन उम्मीदों को तोड़ने मत देना जो उन्होंने तुमसे रखी है, और ना ही उन सभी पालिदानों को व्यर्थ होने देना जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया है। कैप्टन की ये बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को कुछ दिन पहले के सीन को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे एक रात को आंटी जी रिचर्ड से बोल रही होती है, रिचर्ड कुछ ही दिनों के बाद ही तुम जिस जगह पे जन्मे थे उसी जगह पे जाने वाले हो। तो इस समय रिचर्ड अपने मॉम से अपने पिता के बारे में उसका 10 साल होने के बाद ही क्यों बताई उसके ही कारण के बारे में पूछने लगता है। तो इस समय आंटी जी रिचर्ड के सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगती है कि बेटा इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तुम्हारी माँ की लापरवाही के कारण तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया और इसका एकमात्र सॉल्यूशन तुम्हारे पिता की सहायता मांगता है। तो इस समय रिचर्ड पूछता है, मॉम आप और फादर कैसे मिले थे? ये बहुत ही लंबी कहानी है बेटा, इसे शब्दों में बयां करना बहुत ही ज्यादा कठिन है और कुछ परेशानियों के कारण मुझे तुम्हें इस गाँव में लाके छुप छुप के रहना पड़ा, लेकिन जो कुछ भी हुआ था उन सभी को बंद करने के लिए मैंने
जो रिचुअल किया था उसके कारण मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। आंटी जी उदास होते हुए इन सभी बातों को कहती है। तो इस समय रिचर्ड आंटी जी से कहने लगता है कि मॉम आप एक एल्फ है, सच में ये बात मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज किया। तो इस समय आंटी जी बोलती है मेरे पास अपने फॉर्म को मेंटेन करने के लिए और ज्यादा पावर नहीं बची है, ऊपर से मेरी कंडीशन दिन ब दिन और भी ज्यादा बदतर होते जा रही है। अपनी मॉम की इस बात को सुनने के बाद रिचर्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। पूछने लगता है मॉम क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आंटी जी अफसोस के साथ जानती है हाँ, और शायद से ये बीमारी आप पहले ही असंभव सी हद तक पहुंच चुकी है और किसी एक पक्ष को बलिदान देना ही पड़ेगा। आंटी जी मतलब रिचर्ड की मॉम अभी इस बात को भी जानती है कि वो जब उसके फादर के पास जाएगा तब वो शायद से उसकी मॉम को कुछ दिनों तक नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसकी मॉम कुछ दिनों के लिए बाहर जाएगी ट्रीटमेंट के लिए। आंटी जी की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे रिचर्ड नाना तू करने लगता है, कहने लगता है कि नहीं मॉम मैं आपके साथ ही घर जाऊंगा। तो इस समय आंटी जी रिचर्ड के गालों को पकड़ते हुए कहने लगती है कि रिचर्ड मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाए? और एक और बात, तुम चाहे इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगी। आंटी जी की इतना बोलने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज होकर प्रेजेंट में आता है। अभी हम लोग को रिचर्ड को देखने के लिए मिलते हैं जो कि नाइटों के साथ था और दौड़ घोड़े बेच के सो भी रहा था। इसी समय कैप्टन अपने जितने भी नाइट हैं उन सभी से कहने लगता है कि ये जो कैरेज है ये सबसे पहले जाएगा और तुम सभी चाहे जो भी हो जाए इस कैरेज को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना। कैप्टन यहाँ पे ये बोल ही रहा था। इसी समय यहाँ पे वो ब्रेन डेड वाला नाइट आ जाता है और कैप्टन से पूछने लगता है कि कैप्टन क्या ये बिल्कुल ठीक था लॉर्ड गोटोन के बच्चे को इस तरीके से फोर्सफुली नॉकआउट कर देना? तो कैप्टन बोलता है इसके अलावा और कोई बढ़िया तरीका नहीं था इसको शांत करवाने की। मतलब यहाँ पे हम लोग रिचर्ड को देख के सोच रहे थे कि बेचारा सो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बेचारा तो यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है। वह नाइट अभी कैप्टन से ये भी पूछता है कि आखिरकार वे लोग उस विलेज के साथ क्या करें? तो इस समय कैप्टन बोलता है कि सभी को मार दो, बस गाँव के कुछ ही संकट महिलाओं को छोड़ दो ताकि वे लोग जब सर्वाइव के लिए पास के किसी टाउन में जाए तब ये बात पूरी तरीके से फैल सके कि लेडी अब इस दुनिया में नहीं रही। कैप्टन की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को देखने के लिए भी मिलते हैं कि गांव के चारीदार सिर्फ आग और आग ही लगी होती है। सभी के सभी नाइट चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि मार दो, इस गांव के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को मार दो। देखते ही देखते चारीदार चीखने की और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। सीन चेंज हो जाता है। नरेटर हम लोगों से बोलने लगता है रिचर्ड जब उसके मॉम से ये पूछा था कि आखिरकार उसका फादर कैसा पर्सन है तब उसकी माँ ने बताई थी तुम्हारा फादर एक पागल इंसान है, इस दुनिया के सबसे ज्यादा जीनियस पर्सन जिनके पास मार्शल, मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स हर एक चीज का ही टैलेंट है। 10 साल पहले तुम्हारे फादर ने एवरनाइट फॉरेस्ट के एल्वेन कोर्ट को अकेले ही हरा दिया था और ये न्यूज पूरे होली अलायंस को पूरी तरीके से हिला डाला था। लेकिन पिछले कुछ सालों से तुम्हारी माँ को भी तुम्हारे फादर के हालचाल के बारे में नहीं पता। मुझे बस इतना ही पता चला तुम्हारा फादर एक मार्कोइस बन गया और फिलहाल के लिए ब्लैक रोज कैसल नाम के किसी एक जगह पर रहते हैं। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को रिचर्ड को देखने के लिए मिलते हैं। रिचर्ड अभी जैसे ही नींद से उठता है वो अपने आप को एक अलग ही जगह पे देख पाता है। आसपास के सिनेरियो को देखने के बाद रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आता। वो अपने सिर पे हाथ रखते हुए एक ही क्वेश्चन पूछता है आखिरकार मैं कौन सी जगह पे हूँ? मुझे तो बस अभी इतना ही याद आ रहा है कि लास्ट टाइम पे वो नाइट मुझे पकड़ के जमीन के ऊपर पटक दिया था। रिचर्ड बीर करके इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय उसके दिमाग में एक और बात क्लिक होती है। रिचर्ड एक ही छलांग में बेड से उतर जाता है। यहाँ से दौड़ते हुए जाते हुए कहने लगता है कि मुझे जल्दी से माँ को खोज निकालना होगा। रिचर्ड अभी जैसे ही कुछ ही दूरी पे जाता है वैसे ही कोई दरवाजे को नॉक करता है। रिचर्ड परेशान होते हुए पूछता है कौन हो तुम? रिचर्ड की इस बात के साथ ही धीरे धीरे करके दरवाजा ओपन होता है। दरवाजे के पीछे से एक औरत रिचर्ड से कहने लगती है कि तो फाइनली तुम जाग चुके हो। रिचर्ड दोबारा से पूछता है तुम कौन हो? तो वो औरत दोबारा से रिचर्ड से कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे कपड़े को खोल के यहाँ पे रखी है तो याद करके नहाने के बाद कपड़े को पहन लेना। औरत की इस बात को सुनने के बाद रिचर्ड भी नोटिस करता है कि वो यहाँ पे कपड़े को नहीं पहना हुआ है। तो इस समय वो अपने बॉडी को ढकते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुमने मेरे कपड़े को क्यों लिया? तो औरत कुछ ना बोलते हुए बस इतना ही कहती है तुम्हारे पुराने कपड़े के साथ साथ यहाँ पे और भी न्यू कपड़े हैं और बाथरूम तुम्हारे दाहिने की ओर एकदम सीधा है। औरत यहाँ से जाते जाते रिचर्ड से ये भी बोलती है तुम अपने आप को अच्छी तरीके से साफ करना क्योंकि लॉर्ड तुमसे मिलना चाहते हैं। लॉर्ड तुमसे मिलना चाहते हैं। इस बात को सुनने के बाद रिचर्ड पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये चीज उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार लॉर्ड कौन है। तो जो भी है इस वक्त हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे रिचर्ड अच्छी तरीके से नहा धोने के बाद सूट बूट पहन के बाहर की ओर आ गए होते हैं। रिचर्ड अभी चलते चलते अपने रूम से थोड़ा और बाहर की
ओर आता है। इसी समय कोई एक पर्सन ऊपर से रिचर्ड से कहता है कि तो फाइनली हम दोनों मिल ही गए रिचर्ड आकोमुंदे। पर्सन के इतना कहने के साथ ही इस वक्त जैसे ही कैमरा में थोड़ा ब्राइटनेस आता है, हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं ये पर्सन तो और कोई नहीं बल्कि रिचर्ड का फादर होते हैं, जिनको कि सभी लोग लॉर्ड लॉर्ड करके बुला रहे थे। अभी कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस समय रिचर्ड के फादर को भी दिखाए जाते हैं, जो कि बहुत ही प्रीमियम तरीके से खाना खा रहे होते हैं। दूसरी ओर इस वक्त हम लोग को रिचर्ड को भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि किसी सस्ता सब्सक्रिप्शन की तरह खाना ठूस रहे होते हैं। इसी समय रिचर्ड के फादर अचानक से कहने लगते हैं कि ये दुनिया उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है, लेकिन इस चीज से कभी भी अच्छा खाना और ड्रिंक के प्रति इंसान का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। रिचर्ड, तुम्हारी माँ इस बात को हमेशा से बोला करती थी और मुझे दिख भी रहा है, यहाँ पे तुम्हारी पर्सनालिटी बिल्कुल वैसी ही है। माना कि ये सब मेरी एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल चुका है, लेकिन एलेना निश्चित रूप से तुम्हारे और मेरे लिए बलिदान दिया। उसने तुम्हारी रक्षा की और दूसरे पावर हाउसों के बीच मेरी पहचान को सुरक्षित रखा, इसीलिए सिचुएशन को तुम्हें समझ पाना चाहिए। रिचर्ड आकोमुंदे। फादर की इस बात को सुनने के बाद रिचर्ड चिल्लाते हुए बोलता है, मेरा नाम रिचर्ड आकोमुंदे नहीं है। तो इस समय रिचर्ड का फादर कहने लगते हैं कि चाहे तुम इस बात को एडमिट करो या ना करो, एलेनी ने तुम्हें कभी भी रिचर्ड मूनसोंग का नाम नहीं दिया और यहाँ पे मूनसोंग शायद से रिचर्ड की माँ की ही सरनेम होगी। तो रिचर्ड, तुम्हारा सरनेम अभी भी आकोमुंदे ही है। तो अंत में तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझे सौंपी दिया। इस बात से परे कि तुम्हें पहले तुम्हारी ओरिजिन्स के बारे में क्या बताया गया था और तुम्हारी रगों में हमारे आकोमुंदे फैमिली का ब्लड अभी भी फ्लो हो रहा है। आकोमुंदे नोबिलिटी का ब्लड लाइन हमारे वर्तमान होली अलायंस एम्पायर के अधीन अभी भी एग्जिस्ट में है। हमारे आकोमुंदे फैमिली असल में एक ग्रैंड ड्यूक रैंक के फैमिली होना चाहिए था, जो वर्तमान ड्यूक रैंक से एक स्टार ऊपर होता है, लेकिन फैमिली के इतिहास में अलग अलग मेंबरों की पागलपन, बाहरी हरकतों के कारण आसपास की सभी शक्तियों ने हमें गिराने की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। उन पुराने और स्थापित नोबेल फैमिलियों के लिए हम आंखों में चुभने वाले कांटा बन गए। उनकी नजरों में हम नीचे दर्जे के नोबिलिटी बन गए, एक ऐसा फैमिली जिनको की नियमों के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन उन सभी बड़े नोबेल फैमिलियों की नजर में एक महान हस्ती भी है जो कच्चा मांस खाने का आनंद लेती है। पिता की इन सभी बातों को सुनने के बाद रिचर्ड बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। रिचर्ड के पिता दोबारा से बोलने लगते हैं कि वो ये मांग करता है कि जीवित शरीर से मांस काटा जाए और 1 घंटे के अंदर ही उसे पर्सनली अपने हाथों से कंज्यूम करे। हम सब उसे फिलिप द ब्लड थ्रस्टी के नाम से जानते हैं और फिर भी ऐसा भक्ति एम्पायर द्वारा सार्वजनिक रूप से एक सच्चा नोबेल मैन के प्रतीक के रूप में माना जाता है। क्या तुम जानते हो रिचर्ड, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये फिलिप द ब्लड थ्रस्टी और कोई नहीं बल्कि हमारे होली अलायंस एम्पायर के सबसे महान एम्पायर हिज मैजेस्टी खुद है। वो एम्पायर की शक्तिशाली आर्म्ड फोर्सेस पर हुक्म चलाता है, जो लोग रक्त पिपासु और निर्दयी है, चंचल है और अनिश्चित स्वभाव के मालिक है, और फिर भी वही इस एम्पायर पर शासन करते हैं। और ताज्जुब की बात क्या है पता है? वही सभी पुराने नोबेल फैमिली उसी पर चमचागिरी करते फिरते हैं। एंड हम लोग आकोमुंदे फैमिली वाले हम ही वो पागल और खतरनाक आउटसाइडर बन चुके हैं जिनके बारे में सब बातें करते हैं। और जैसा कि तुमने आकोमुंदे सरनेम विरासत में पाए हो, तो इसीलिए दुर्भाग्य से तुम्हें मजबूत बनना होगा और भी शक्तिशाली बनना होगा। पिता की इन सभी बातों को सुनने के बाद रिचर्ड अभी कहने लगता है कि आप और माँ इस शासन का विरोध करने के लिए बलिदान देने को भी तैयार थे। तो पिता इस समय बोलने लगते हैं, क्या विरोध? नहीं, मैं सीधे तौर पर इनकार करता हूँ झुकने से। उस तरह के कचरे जैसे लोगों के नियंत्रण में रहने का एहसास मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिचर्ड, तुम 10 साल की उम्र में इस दुनिया को बहुत ही सरल नजरिए से देखते हो। जब तुम सच को सच में ही समझ पाओगे, शायद तब ये भी जान लोगे कि जो व्यक्ति तुम्हारे सबसे करीब है वो भी उस रक्त पिपासु हिज मैजेस्टी द एम्पायर से कोई भी अलग नहीं है। रिचर्ड के पिता रिचर्ड को इन सभी बातों को बोल ही रहे थे। इसी समय यहाँ पे वही लड़की आ जाती है और इसके साथ ही रिचर्ड के पिता से कहने लगती है कि ये फ्रंट के तरफ से रिपोर्ट है, हमने और बाकी नोबेल फैमिलीज के बहुत सारे स्पाइस को हमारे टेरिटरी में पकड़े हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? अब तक ये कितनी बार हो चुके हैं? रिचर्ड के पिता पूछते हैं। वह लड़की बताती है, इस बार ये एक ऑर्गेनाइज ग्रुप था और जांच में पता चला है कि उनका कनेक्शन 100 से अधिक कॉमनर से जुड़ा हुआ था। लड़की की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे रिचर्ड के पिता साफ साफ उन सभी को जान से मारने के लिए बोल देता है। और यहाँ पे अपने पिता की इस बात को सुनने के बाद रिचर्ड की भी फट के 64 हो जाती है। बेचारा सोचने लगता है क्या उसका पिता एक जल्लाद है। लड़की अभी यहाँ से जाती उससे पहले रिचर्ड के पिता दोबारा से लड़की से बोलने लगते हैं कि और हाँ सुनो, एक और बात तुम्हारे हाफ ब्रदर के बारे में। इसका नाम है रिचर्ड। आज के बाद से इस कैसल के अंदर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ही उठाओगे। लड़की हाँ में जवाब देती है, लेकिन इस समय रिचर्ड इस बात से बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है कि सामने की ओर जो लड़की है वो उसकी हाफ सिस्टर है। रिचर्ड गुस्से के साथ चिल्लाते हुए अपने फादर से कहने लगता है कि हे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी नजरों में माँ वो असल में क्या कहना चाहती थी? रिचर्ड के पिता पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आंसर देते हैं कि अभी के लिए
एलेनी का मतलब कुछ भी नहीं। उसकी आखिरी रिक्वेस्ट मुझे यही थी कि तुम्हें मेरी देख रेख में सौंप दिया जाए। मुझे लगता है उसने अपनी सारी उम्मीदें तुम पर रख दी थी, लेकिन सच बोलूं तो मुझे उन सभी उम्मीदों में कोई भी रुचि नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें चीजों को याद दिलाना जरूरी समझता हूँ, और तुम्हारी माँ की इच्छाओं को पूरा करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा रिचर्ड। तुम्हारी आने वाली परिस्थिति में जब तुम यहाँ फंसे हुए होंगे तब कोई रास्ता निकालने के लिए तुम सिर्फ अपने आप पर भरोसा कर सकते हो, और जो अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हें देता हूँ उन्हें खुद आगे बढ़कर पकड़ना होगा तुम्हें। अपने फादर की इन सभी बातों को सुनने के बाद रिचर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, क्योंकि एक बार उसने जब अपनी माँ से ये पूछा था कि वो अभी भी फादर को प्यार करता है, तब उसकी माँ ने बताई थी कि वो अभी भी उसके फादर को प्यार करती है, और जब वो भी उसके फादर से एक बार मिलेगा तब वो भी फादर को पसंद करने लगेगा। लेकिन यहाँ पे रिचर्ड अपने मन में एक ही बात बोलता है कि वो उसके फादर को बहुत ही ज्यादा हिट करता है। रिचर्ड की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोगों को 2 दिन बाद के सीन को दिखाए जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग को मॉर्डार्ट मतलब वही नाइटो के कैप्टन को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अपने साथ रिचर्ड को मैजिक टावर सिटी डीप ब्लू में लेके आए होते हैं। और इसके साथ ही रिचर्ड से कहने लगता है कि तुम्हारे फादर लॉर्ड गोटो ने इस जगह को तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए चूज किया, और तुम्हारा मेंटोर इस जगह के अंदर ही है। रिचर्ड सिटी के अंदर चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा अमेज हो जाता है, कहने लगता है कि तो यही जगह लेजेंडरी सिटी ऑफ मैजिक है। रिचर्ड यहाँ पे सामने की ओर एक बिल्डिंग को देखता है जो कि मैजिक के कारण पूरी तरीके से चमक रही होती है। रिचर्ड अपने आसपास हर एक तरीके के मैजिक को देख पाता है। रिचर्ड कहने लगता है कि इस जगह के बारे में मैंने पहले माँ के पास जो किताब थी उसमें ही पढ़ा था। इसी वक्त हम लोगों को कैप्टन को भी दिखाए जाते हैं, जो कि क्रिस्टल के जरिए किसी से बोल रहे होते हैं कि हे, हमारे लॉर्ड ने कहा है कि पुराने समय की याद में तुम्हें यंग मास्टर को पूरी लगन से शिक्षा देनी होगी। क्रिस्टल से आवाज आती है, क्या पुराने समय की याद में? अब मुझे याद आया, तुम्हारा पो मार्क्विस अभी भी मुझ पर बहुत सारे मटेरियल्स का कर्जा रखता है। कैप्टन बोल उठता है, प्रिंसिपल को तो पहले ही चुका दिया गया है, लेकिन जो भी हद से ज्यादा इंटरेस्ट तुम मांग रहे हो उसे हम मानने वाले नहीं है। और यहाँ पे बकवास काफी हो चुकी है। यहाँ पे इस बात को तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जिसे तुम्हें सिखाना है उसकी पहचान और पिछला इतिहास क्या है, और अगर इस बात को एक तरफा रख दे तो यंग मास्टर रिचर्ड के पास असाधारण जादुई प्रतिभा मौजूद है। कैप्टन की इन सभी बातों को सुनने के बाद क्रिस्टल से दोबारा से आवाज आती है, इन सभी चीजों से मेरा क्या फायदा? यहाँ पे तुम एक्सपेक्ट मत करो कि मैं फ्री में काम करूंगा। और क्या तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा है इस दुनिया में कितने सारे मैजिकल जीनियस हैं जो लोग मेरे अंडर रह के स्टडी करना चाहते हैं? पूरे साल भर मुझे तो 3-4 गॉड फेवरेट लोगों को भी माना करना पड़ता है। मैं यहाँ पे तुम्हारे यंग मास्टर की जांच करने की मांग करता हूँ। मतलब यहाँ पे रिचर्ड को मैजिक सीखने के लिए टेस्ट पास करके ही अंदर जाना होगा। नैरेटर अभी हम लोगों से बोलने लगते हैं कि ये वर्ल्ड ऑफ मैजिक ये एक ऐसी चीज है जिसको कि हर कोई सीख नहीं सकता। सिर्फ उन्हीं लोगों को जिन लोगों के पास स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेशल ब्लड लाइन होते हैं उन्हीं लोगों को ही मौका मिलते हैं इसे सीखने की। और इसी कारण लोगों को स्क्रीन किया जाता है और ग्रेड दिया जाता है ताकि देखा जा सके कि वो मैजिक सीखने के लिए सुइटेबल है या नहीं। और इन सभी चीजों के कारण ही स्प्रिंग ऑफ असेसमेंट इसको डीप ब्लू टावर सिटी के अंदर ही स्टैब्लिश किया गया था। नैरेटर की ये सभी बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को एक एंकरर को देखने के लिए मिलती है, जो कि चिल्लाते हुए सभी से कहने लगती है कि सभी लोग प्लीज लाइन में आ जाओ और असेसमेंट रिजल्ट के लिए वेट करो। एंकरर की ये बोलने के साथ ही इसी समय हम लोग को एक लड़के को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि यहाँ पे अपने मैजिक को टेस्ट देने के लिए आया होता है। ये लड़का अभी कहने लगता है कि नहीं, मैं और नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे और ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। लड़के की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोगों को इसके रिजल्ट को भी देखने के लिए मिलते हैं। लड़के का मैजिक एकदम व्हाइट होता है, मतलब एकदम एंट्री लेवल का। इसी समय कैमरा एंगल साइड की ओर जाता है। दो लड़की को आपस में ही बातें करते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों कह रही होती है आखिरकार इस जमाने में कौन सा ही यंग मास्टर मैजिक को सीखना चाहेगा। तो साइड वाली लड़की बोल उठती है, तुमने एकदम सही बोली, और वैसे भी आज के दिन जितने भी लोग टेस्ट देने के लिए आ रहे हैं वे लोग उतना भी ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। तो पहली वाली लड़की दोबारा से बोलती है, देखो इनमें से तो कोई अभी भी इंटरमीडिएट लेवल पर भी नहीं है। वे दोनों की इन सभी बातों को सुनने के बाद पीछे बैठा हुआ कैप्टन रिचर्ड से कहने लगता है कि रिचर्ड देखो, कुछ देर बाद तुम्हारा भी बारी आ जाएगा और यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जा रहा है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, बस इन सभी चीजों को थोड़ा सा सहना है। कैप्टन की बातों को सुनने के बाद मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कैप्टन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है रिचर्ड के ऊपर। कैप्टन की ये बोलने के साथ ही कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे फाइनली रिचर्ड की बारी आ गई होती है। लेकिन यहाँ पे रिचर्ड को देखने के बाद जितने भी लोग बैठे हुए हैं ऑडियंस की तरह, वे लोग बोलने लगते हैं कि हे आखिरकार ये लड़का कौन है और उसका कपड़ा किसी एक किसान की तरह क्यों लग रहा है। और यहाँ पे देख के तो ये भी नहीं लग रहा है कि वो पहले कोई मैजिक एकेडमी में भी था। तो बेसिकली यहाँ पे रिचर्ड के वेशभूष को देखने के बाद जितने भी लोग हैं वे सभी रिचर्ड को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे रिचर्ड को इन सभी चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो यहाँ पे टेस्ट को देने के लिए रेडी हो जाता है। तो अभी टेस्ट जैसे ही चालू हो जाता है वैसे ही हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो मैजिकल एनर्जी है वो रिचर्ड के बॉडी के अंदर एंटर करने लगते हैं। और यहाँ पे
रिचर्ड के शकल को देख के इतना तो पता लगा ही सकता हूँ कि बेचारे को कितना ज्यादा तकलीफें हो रहा है। इसी समय जो कैप्टन है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि रिचर्ड हार मत मानना, अपनी पूरी ताकत लगा दो, हम लोग लॉर्ड गोटन को यहाँ पे नीचा नहीं होने दे सकते। रिचर्ड इस वक्त अपने मन में ही अपने फादर की बातें याद करने लगता है, जहाँ पे उसके फादर ने ये बोला था कि जाओ, जो अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हें दिया हूँ उसके लिए फाइट करो। अपने फादर की इस बात को सोचने के बाद रिचर्ड अपने मन में यही बात बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस पर्सन को मेरी तरफ नीचा देखने नहीं दूंगा। कुछ देर पहले ऑडियंस में जो लोग चिल्ला रहे थे रिचर्ड को देखने के बाद, वही लोग बोलने लगते हैं वो लड़का तो 10 मिनट से भी ज्यादा देर तक होल्ड करके रखे हैं, सच में वो लड़का तो कितना ज्यादा काबिल है। इस वक्त हम लोगों को एंकर को भी दिखाई जाती है और उसके हाथ में जो पावर मेजरमेंट गोला था वो रिचर्ड की पावर की वजह से गोल्डन कलर में चमक रही होती है। एंकर चिल्लाते हुए बताती है ये तो गोल्ड एडवांस लेवल है। एंकर की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को दोबारा से रिचर्ड को देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे इस तालाब का पानी रिचर्ड की पावर की वजह से इधर उधर बिखर रहे होते हैं। देखते ही देखते रिचर्ड की आंखों में अजीब सी ठंडक छा जाती है। रिचर्ड अपनी आंखों के सामने बहुत ही बड़ा एक मून को देख पाता है, जैसा कि वो उस वक्त उस मैजिकल दुनिया में देख पाया था। तो फिर होना क्या था, दोबारा से वही सीन क्रिएट होने लगता है। रिचर्ड के बॉडी के आसपास बहुत सारी शैडो एनर्जी देखने के लिए मिलती है और रिचर्ड दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। रिचर्ड की इस अवस्था को देखने के बाद कैप्टन भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। एंकर चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि सभी लोग सतर्क हो जाओ, यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड एक खतरे को डिटेक्ट किया गया है। सीन चेंज होके दोबारा से कैप्टन की ओर जाता है। कैप्टन के पीछे खड़े हुए दो लौंडे आपस में ही बोलने लगते हैं कि हे आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पे, और ये ब्लैक एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो दूसरा वाला लड़का कहने लगता है कि क्या ये मैजिक वो लड़का यूज कर रहा है, मैं तो अपनी जिंदगी में ऐसी चीज कभी नहीं देखी। लेकिन यहाँ पे कैप्टन रिचर्ड को देखने के बाद इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाता है कि रिचर्ड के बॉडी के अंदर एक शैडो क्रिएचर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय कैप्टन परेशान होता हुआ अपने मन में ही बोलने लगता है, तो उस दिन पर क्या मैडम इस बात को लेकर ही चिंता कर रही थी। कैप्टन की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोगों को पास्ट के एक सीन को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे रिचर्ड की मॉम रिचर्ड को अपने पापा के पास भेजने से पहले कैप्टन से बोल रही थी रिचर्ड के बॉडी के ऊपर शैडो क्रिएचर का हाथ है, इसी कारण मुझे गोटोन की मदद चाहिए। यहाँ पे मैं जानता हूँ कमेंट को यूज करके उनके साथ कांटेक्ट करना ये ह्यूमन नोबल फंक्शन के बीच बड़ी परेशानी खड़ी कर देगा, लेकिन सच बोलूं तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो कैप्टन प्लीज रिचर्ड को मेरे खातिर प्रोटेक्ट करना। आंटी जी की इन सभी बातों को सुनने के बाद कैप्टन आंटी जी के सामने झुक जाता है। यहाँ पे कैप्टन आंटी जी से वादा करता है कि वो जी जान लगा के हमेशा से रिचर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। कैप्टन की ये बोलने के साथ ही सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। इस वक्त हम लोग को कैप्टन को देखने के लिए मिलते हैं। कैप्टन एक लंबी छलांग मार के रिचर्ड के पास आ गया होता है। कैप्टन यहाँ पे अपनी ताकत से ही रिचर्ड की शैडो एनर्जी को हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कैप्टन को एहसास होता है कि ये शैडो एनर्जी किसी भी ह्यूमन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है और इससे शायद से उसके खुद के बॉडी पर भी काफी ज्यादा इंजरी आ सकती है। लेकिन जैसा कि कैप्टन ने रिचर्ड की मॉम से पहले वादा किया था, इसी कारण कैप्टन यहाँ पे अपनी पूरी ताकत लगा देता है शैडो एनर्जी को भेद करके अंदर जाने के लिए। इसी समय तो एंकर भी चिल्ला चिल्ला के बैकअप के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन इस समय एंकर आसमान की ओर कुछ देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तो सीना भी आसमान की ओर जाता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं कि आसमान की ओर बहुत ही तेज लाइट चमकती है, जहाँ से कैप्टन को आवाज आती है, हे तुम वहाँ से हट जाओ। बेचारा कैप्टन की हालत जो कि पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो समझ जाता है कि शायद से अभी कुछ होने वाला है, और होता भी ऐसा ही है। हम लोग को अभी देखने के लिए मिलते हैं कि एक पावरफुल मैजिशियन जिसको कि लेजेंडरी मैजिशियन कहा गया है, वो इस वक्त उड़ता हुआ आती है और अपने छड़ी के माध्यम से रिचर्ड के शैडो एनर्जी के ऊपर अटैक कर देती है। बूम, सब कुछ एकदम से वैनिश, रिचर्ड की शैडो एनर्जी पूरी तरीके से गायब हो जाती है। वह मैजिशियन बोलने लगती है कि वही ब्लड लाइन जो छोटे गोटो ने मुझे सौंपी थी, अब वो उन शैडो क्रिएचर के निशाने पर है। मैजिशियन की इतना बोलने के साथ ही देखते ही देखते रिचर्ड जमीन के ऊपर धड़ाम से गिर जाता है। कैप्टन चिल्लाते हुए पुकारता है, यंग मास्टर रिचर्ड। ग्रैंड मैजिशियन कैप्टन की बात को सुनने के बाद बोलती है, अच्छा तो इसका नाम रिचर्ड है। यहाँ पे रिचर्ड क्वालिटी इंस्पेक्शन को पास कर चुका है और ये जो ग्रैंड मैजिशियन है इनके नाम के बारे में पता चलता है, जो कि होता है सू हेलेन। और सू हेलेन यहाँ पे खुशी खुशी रिचर्ड को अपना स्टूडेंट भी बना लेती है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है, रात हो जाती है और इस वक्त हम लोग को रिचर्ड को किसी अलग ही जगह पे देखने के लिए मिलते हैं। तो बेसिकली रिचर्ड यहाँ पे आग के अंदर खड़ा हुआ होता है और वो अपने सामने अपनी माँ को भी देख पाती है। रिचर्ड जोर जोर से अपनी माँ को पुकारने लगता है, लेकिन यहाँ पे उसकी माँ उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखता और अगले ही पल रिचर्ड जोर जोर से हाँफते हुए नींद से उठ जाता है। तो बेसिकली रिचर्ड ये सभी चीजें अपने सपने के अंदर ही देख रहा था। रिचर्ड के साइड में जो पर्सन खड़ा हुआ था वो रिचर्ड से पूछते हैं, क्या तुम जाग गए? लेकिन यहाँ पे रिचर्ड अपने साइड में किसी एक अनजान पर्सन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। पैनिक होते हुए पूछने लगता है, आखिरकार आप कौन है? तो ये पर्सन रिचर्ड को सांत्वना देते हुए बोलने लगते हैं कि
तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हारे जागने के बाद शू हेलेन ने मुझे देखने के लिए बोली थी और इसके साथ ही फ्यूचर में तुम्हारा प्राइमरी इंस्ट्रक्टर बनने के लिए भी बोली थी। रिचर्ड सिर खुजलाते हुए बोलता है, शू हेलेन। इतना कहने के साथ ही वो महसूस करता है कि उसके हाथ के साथ कुछ जुड़ा हुआ है। तो वो देखता है ये तो एक गोला जैसा कुछ है। तो इसके बारे में रिचर्ड इस मैजिशियन से पूछने लगता है। तो मैजिशियन बताते हैं कि ये चीज तुम्हें ठीक भी कर रहा है और तुम्हें ऑब्जर्व भी कर रहा है। और कुछ देर पहले स्प्रिंग ऑफ असेसमेंट में क्या हुआ था मुझे लगता है तुम्हें उसके बारे में याद नहीं होगा। तो रिचर्ड बताता है, मुझे बस इतना ही याद है कि मैं वहाँ पे जाके टेस्ट को दे रहा था। तो टीचर बोलने लगते हैं, ठीक है, याद करने के चक्कर में तुम अपने ऊपर ज्यादा फोर्स मत दो। मैजिशियन ये सभी बातें बोल ही रहे थे। इसी समय रिचर्ड को कैप्टन के बारे में याद आता है। तो वो अभी मैजिशियन से पूछता है कि कैप्टन कहाँ पे गया है। रिचर्ड की ये पूछने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को शू हेलेना को देखने के लिए मिलती है। शू हेलेना कैप्टन से बताने लगती है कि उस बच्चे के पास ज्यादा एलिमेंटल टैलेंट नहीं है, लेकिन उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है। कुछ देर पहले स्प्रिंग ऑफ असेसमेंट में उसके रिजल्ट को देखने के बाद मैं ये अंदाजा तो लगा ही सकता हूँ कि उसकी जो इनट मैजिक पावर है वो उसकी माँ से मिली है। बट ओवरऑल उसकी एबिलिटी एकदम बैलेंस में है। उसके अंदर कोई भी वीकनेस नहीं है और ना कि कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ की। तो आखिरकार क्यों वो सभी शैडो क्रिएचर उसके साइड में आ रहा है। सू हेलेना की इन सभी बातों को सुनने के बाद कैप्टन रिप्लाई देता है कि शायद से ये सभी चीजें आकोमुंदे ब्लड लाइन की वजह से हो रहा है। कैप्टन को यहाँ पे बोलता हुआ देखने के बाद सू हेलेना बोलने लगती है, मुझे लगता है तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो और तुम इस बात को तो जानते ही हो, रक्त और मांस से बना हुआ कोई जीव जब शैडो एनर्जी के टच में आता है तब उसके साथ क्या होता है। तो कैप्टन बोलता है कि ये सभी चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरा तो मेन काम है यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करना। तो क्या अपनी जान को ऐसे ही जोखिम में डाल के शू हेलेना मुस्कुराते हुए पूछती है और इसके साथ ही ये भी बोलने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ही लंबे समय से जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा ये लॉयल कैरेक्टर वाला रूप मैंने कभी नहीं देखी। बाय द वे छोड़ो ये सभी बातें, जैसा कि हम लोगों को यहाँ पे तुम्हें हिल करना पड़ा और तौर यंग मास्टर का भी जो फीस है वो सभी मिला के 1,16,000 इंपीरियल गोल्ड कॉइन होता है, उससे तो चुका ही सकते हो। इन सभी बातों को सुनने के बाद कैप्टन बोल उठता है, अभी के लिए इन सभी बातों को साइड में रखो। हे क्या तुम लोग यहाँ पे मुझे पूरी तरीके से लूटना चाहते हो और मैं यहाँ पे कोई भी चैरिटी खोल के नहीं बैठी हूँ। सू हेलेना चिड़चिड़ा होते हुए बोल उठती है। तो कैप्टन कहने लगता है कि पिछली बार तुमने जो कीमत बताई थी लॉर्ड गोटोन उस पर बात करने को तैयार है। सू हेलेना इस बात को सुनने के बाद पूरी तरीके से चौंक जाती है, क्योंकि सू हेलेना को अभी ये बात विश्वास ही नहीं हो रही होती है कि रिचर्ड की वजह से लॉर्ड गोटोन वो सभी शर्त पेश करने को तैयार है। यहाँ पे कैप्टन कारण बताते हुए बोलने लगता है कि यंग मास्टर रिचर्ड के अंदर जो शैडो क्रिएचर है वो काफी ज्यादा डेंजरस है और इस चीज से यंग मास्टर रिचर्ड की लाइफ भी काफी ज्यादा डेंजर में है। यंग मास्टर रिचर्ड तभी सेफ रहेगा जब वो सू हेलेना की साइड में रहेगा और बस यहाँ पे सू हेलेना के पास ही ऐसी ताकत है जिससे कि वो शैडो पावर को बहुत ही आसानी के साथ सप्रेस कर सकती है। कैप्टन की इन सभी बातों को सुनने के बाद सू हेलेना कैप्टन से बोलने लगती है कि तो तुम कौन सी कीमत चुकाने को तैयार हो, और उस आदमी गोटोन के हाथ में जो 2 प्लान से वो भी बुरे नहीं है, मुझे 10 साल की रेवेन्यू चाहिए, दोनों में से कोई एक भी चलेगा। कैप्टन पूछता है प्लान टाइम या फिर तुम उसी की ही बात कर रहे हो। सू हेलेना बताती है नहीं नॉर्लैंड वो तो बिल्कुल नहीं। तो कैप्टन कहने लगता है तुम्हारी कंडीशन पहले ही उस बॉटम लाइन से आगे निकल चुकी है जो लॉर्ड गोटोन ने निर्धारित की थी। अच्छा ऐसा है तो फिर मैं एक गारंटी नहीं दे सकती कि भविष्य में मैं उस बच्चे को शैडो पावर का विरोध करना सिखा पाऊंगा। सू हेलेना बोलती है। सू हेलेना की इस बात को सुनने के बाद कैप्टन सू हेलेना को पैसों का सबसे ज्यादा भूख बोलता है। जैसा कि रक्त पिपासु होता है वैसे ही सू हेलेना को अभिमानी पिपासु बोलता है, लेकिन बेचारा कैप्टन अभी कर भी क्या सकता है। वो सू हेलेना से बोलता है कि मैं जब रिटर्न जाऊंगा तब इन सभी चीजों को लेके लॉर्ड मार्क्विस से बात करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम इस सौदे को पूरा करने के लिए थोड़ी और वैल्यू पुश कर पाओगे। तो सू हेलेना इस बात के लिए मान जाती है। कैप्टन से कहने लगती है इटर्नल ड्रैगन टेम्पल के अंदर जो नेक्स्ट प्रेयर सेरेमनी होने वाली है उसके अंदर मैं लिटिल रिचर्ड की थोड़ी मदद कर दूंगी। तो कैप्टन कहता है अपना वादा याद रखना, मैं वापस जाकर ड्यूक से अनुमति लेने जाऊंगा। ठीक है मैं तुम्हारे रिप्लाई के लिए वेट करूंगी। इतना कहने के साथ ही शू हेलेना यहाँ से जाने लगती है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। रिचर्ड की ओर आता है। रिचर्ड जो कि इस वक्त बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था। रिचर्ड इस वक्त अपने मन में ही सोचने लगता है कि उस दिन टेस्ट के दौरान उसने आसमान में जो सिनेरियो देखा था क्या वो सच था या फिर
उसका एक वहम था। रिचर्ड इस बात को सोचते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, उठ के बैठ जाता है। लेकिन इसी समय वो देखता है कि उसके दाहिने हाथ में स्टेटस विंडो जैसा कुछ चमक रही है। रिचर्ड सोचता है ये सभी चीजें शायद से नींद की वजह से हो रहा है, तो वो अपनी आंखें जोर जोर से रगड़ता है। लेकिन वो इस वक्त देखता है कि उसके साइड में तो इसी तरीके से और 2-3 विंडोज अपेयर हो जाती है और इन सभी विंडोज के अंदर बहुत सारे बाइनरी नंबर भी होते हैं। रिचर्ड पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पे चीजें कैसे हो रहा है। रिचर्ड चिल्लाते हुए पूछता है क्या यहाँ की चीजें खराब हो चुकी है। रिचर्ड की ये पूछने के साथ ही कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं। रिचर्ड अपनी आंखों में पानी का छींटा मारता है और गमले के अंदर जो पानी है उसमें अपनी आंखों को देखता है, जो कि थोड़ा सा ब्लू जैसा ग्लो कर रहा होता है। और सच में अगर यहाँ पे मेरी जगह पे हनी सिंह होता तो यही बोलता, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, बाकी आप लोग खुद ही गा लो जी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। तो जो भी हो, इस समय रिचर्ड इस बात को तो समझ जाता है कि ये चीज उसके साथ पहले भी हुआ था, जब पहली बार उसके साथ ऐसा हादसा हुआ था जहाँ पे वो चीजों को अच्छी तरीके से समझने लगा था और थोड़ी दूर के साउंड को भी क्लियरली सुन पा रहा था। रिचर्ड तो यहाँ पे ये भी नोटिस करता है कि वो घर के अंदर जिन जिन चीजों को देख पा रहा है उन चीजों की डिटेल्स उसके सामने क्लियरली आ रहा है, जैसे साइज कितना है, कौन से मटेरियल से तैयार किया गया है और तो और क्वांटिटी कितनी है। तो बेसिकली रिचर्ड की आंखों के सामने सभी के सभी चीजें कंप्यूटर डाटा की तरह पूरी तरीके से क्लियरली प्रकट हो जा रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इन सभी तलवारों को देख लो, तलवारों की साइड में स्टेटस विंडो की तरह सिस्टम प्रकट हो जाते हैं जहाँ पे तलवारों के बारे में हर एक डिटेल्स लिखा हुआ था। जैसा कि ये शॉट लोहा से बना हुआ है, इसका लेंथ 80 सेंटीमीटर है और जो हार्डनेस है वो 20 होता है। तो अभी रिचर्ड को ये बात समझ में आता है कि उसे जो एबिलिटी मिली है द पावर ऑफ ट्रूथ नाम से, उसका काम क्या है। यहाँ पे वो अपनी आंखों से ही किसी भी चीज को पूरी तरीके से वेरीफाई कर सकता है। रिचर्ड खड़े खड़े ये सभी बातें सोच ही रहा था। इसी समय उसकी आंखों में काफी ज्यादा पेन चालू हो जाता है। बेचारा इस वक्त अपनी आंखों को दोनों हाथों से कस के पकड़ता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सीन चेंज हो जाता है, हम लोगों को सुबह के सीन को दिखाए जाते हैं। इसी समय कमरे के अंदर रिचर्ड को भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि बेड को छोड़ के फ्लोर के ऊपर ही पड़ा हुआ होता है। इसी समय दरवाजे के पास आके कोई रिचर्ड को चिल्लाते हुए कहने लगता है कि स्टूडेंट रिचर्ड जल्दी उठ जाओ, लेट मत होना, आज तुम अपनी जिंदगी में पहली बार मैजिक को स्टडी करने वाले हो, तो ज्यादा लेट मत होना। उस पर्सन की ये बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को एक फोन बूथ की तरह किसी एक जगह को दिखाए जाते हैं और इसी जगह के और ही इस वक्त हम लोग को रिचर्ड और इसके साथ ही वही मैजिशियन को जाते हुए दिखाए जाते हैं। यहाँ पे रिचर्ड मैजिशियन से पूछने लगता है, टीचर क्या हम लोग मैजिक सीखने के लिए क्लासरूम में नहीं जाने वाले? उस साइड की ओर देखिए, सभी के सभी स्टूडेंट तो मैजिक को सीखने के लिए उसी ओर ही जा रहे हैं। तो टीचर बताती है, यहाँ पे तुम्हारी एज उन लोगों के साथ मैजिक सीखने के लिए बिल्कुल भी नहीं हुई है, प्लस आज तुम्हारा मैजिक सीखने का पहला ही दिन है और जो ग्रैंड मैजिशियन सू हेलेना है उन्होंने मुझे तुम्हें सिखाने के लिए बोली है, तो लड़के तुम मेरे साथ आओ। मैजिशियन इतना कहने के साथ ही रिचर्ड को लेके उसी फोन बूथ के अंदर घुस जाते हैं और इस चीज को देखने के बाद मेरे ख्याल में बस एक ही बात घूम रहा है, नोबडी डज इट बेटर। रिचर्ड परेशान होते हुए मैजिशियन से पूछने लगता है, टीचर आप मुझे ये मत बताना कि यही हम लोग का क्लासरूम है। रिचर्ड की इस बात को सुनने के बाद टीचर थोड़ा सा मुस्कुराता है, अपनी उंगलियों के माध्यम से किसी एक मैजिक को यूज करते हुए रिचर्ड से बोलने लगते हैं, धैर्य रखो पुत्रा, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। रिचर्ड भी सोचने लगता है कि आखिरकार ये बुढ़ा कहने की क्या कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ देर बाद रिचर्ड अभी जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वैसे ही वो अपने आप को एक अलग ही जगह पे देख पाता है। रिचर्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, बस एक ही बात बोलता है, ये क्या हो गया भाई, मैं अचानक से इधर से उधर कैसे हो गया और रास्ते से सीधा महल में कैसे आ गया। रिचर्ड इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय ये मैजिशियन रिचर्ड से कहने लगते हैं कि ये जगह ये एक मिरर क्लासरूम है और मैं तुम्हारा प्राइमरी मैजिक इंस्ट्रक्टर हूँ और तुम मुझे टीचर पोपो कह के बुला सकते हो और अभी से तुम्हारा फर्स्ट क्लास भी चालू होता है।